गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पता है कि हम +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। विद इलिस्ट्रेशन के साथ हम करेंगे कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है। तो देखो, इसको करने से पहले ये कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि यहाँ सिक्योरिटी आ जाती है, वो भी यहाँ लिखा हुआ कोलेटरल। तो इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से ये कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, ताकि आपको थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लेते हैं ये हमारी है कंपनी, ये कंपनी है हमारी, ठीक है। कंपनी सिक्योरिटी कब देती है? जब कोई लोन लेती है तब देती है। ये मान लेते हैं बैंक है, ये है बैंक। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। कितने? मान लेते हैं 10 लाख का लोन लिया है। अब कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, तो कोई भी बैंक जो है बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता। तो कंपनी ने बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी के तौर पे या गिरवी रख दी, मॉर्गेज रख दी एसेट्स, अपनी एसेट्स जो फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, जो भी फिक्स एसेट्स है उनमें से कोई एसेट्स लोन के लिए मॉर्गेज रख दी है, ठीक है। तो ये जो है कंपनी ने लोन के लिए ये जो एसेट्स रखी है, ये एज ए सिक्योरिटी के तौर पे रखी है। तो इसको कौन सी सिक्योरिटी कहा जाता है? प्राइमरी सिक्योरिटी कहा जाता है। इसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहा जाता है। पर बैंक अब भी नहीं मानता, यानी कि बैंक अब भी संतुष्ट नहीं होता कंपनी से। तो कंपनी क्या करती है? एक और सिक्योरिटी रख देती है। और सिक्योरिटी क्या रखती है? वो दे देती है डिवेंचर इशू कर देती है। डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब ये जो है सिक्योरिटी एसेट्स वाली, वो प्राइमरी होगी। और इसको प्राइमरी को हम क्या कहते हैं? मूल प्रतिभूति, ठीक है। और बैंक कंपनी ने दूसरी रख दी, दे दिए डिवेंचर इशू कर दिए, ताकि बैंक को संतुष्टि हो सके। अब जो है ये फर्स्ट नंबर पे सिक्योरिटी है, इसलिए इसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहा जाता है। ये सेकंड नंबर पे है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी सिक्योरिटी। ये होगी जो डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के इश्यू किए गए हैं बैंक को, उनको सेकेंडरी सिक्योरिटी कहा जाता है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक प्रतिभूति कहा जाता है। अब देखो, ये जो इश्यू किए गए हैं डिवेंचर बैंक को, इन पे खास बात ये है कि कंपनी इंटरेस्ट पेड नहीं करेगी। नो इंटरेस्ट पेड ऑन दिस। इन पर जो कंपनी है बैंक को इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि ये तो एज ए सहायक प्रतिभूति के तौर पर दिए गए हैं। तो ये क्यों दिए गए हैं? अब देखो, मान लेते हैं ये 10 लाख का लोन है, कंपनी पे नहीं करती है, तो बैंक क्या करेगा? सबसे पहले एसेट्स को सेल करके, जो इसके साथ अटैच कर रखी है, मॉर्गेज कर रखी है, उनको सेल करके बैंक अपने अमाउंट कंप्लीट करेगा या पूरे करेगा। अगर इससे भी पूरे नहीं होते हैं तो बैंक क्या करेगा? जो बैंक के पास एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू किए गए हैं, इनको मार्केट में बेचकर अपनी अमाउंट को पूरा कर लेगा। तो इसमें खास बात आपकी यह ध्यान रखने योग्य है कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बदले 2 सिक्योरिटी दी कंपनी ने। फर्स्ट दी प्राइमरी सिक्योरिटी, वो एसेट्स की होगी। सेकंड दी कंपनी ने इस बैंक को डिवेंचर इशू करके दे दिए एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। अब इस पर कंपनी जो है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर ये डिवेंचर दिए हैं, तो कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी बैंक को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं
कि इसकी थ्योरी अगर आपको लिखनी है आ जाए तो थ्योरी किस तरह से लिखोगे। तो देखो, कई बार जब कंपनी बैंक या किसी अन्य से ऋण लेती है तो ऋण की प्रतिभूति के रूप में मूल प्रतिभूति, जो हमने अभी पढ़ा है ना, मूल प्रतिभूति में क्या दिया था कंपनी ने, एसेट्स दी थी। इसके अतिरिक्त ऋण पत्रों को भी सहायक प्रतिभूति क्या दिया था, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर को इशू किया था। बैंक अथवा अन्य पक्षकार जिन्हें ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में दिए गए हैं, इन ऋण पत्रों पर कंपनी जो है ब्याज नहीं देगी, या जिनके पास ये कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर है वो इंटरेस्ट प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वह तो केवल अपने मूल ऋण पर ही ब्याज के अधिकारी है। अब जो बैंक है वो केवल इंटरेस्ट 10 लाख पे ही ले सकता है, क्योंकि वो इसने लोन दिया है, और कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं ले सकता। तो ब्याज अथवा मूलधन के भुगतान में त्रुटि की दशा में, त्रुटि मतलब अगर बैंक भुगतान नहीं करता है ऋण का वापस, तो संपूर्ण ऋण व ब्याज पहले तो मूल प्रतिभूति से वसूल करता है और शेष ऋण के लिए वह कंपनी का ऋण पत्रधारी बन जाता है, या कंपनी के जो डिबेंचर है वो बेचकर, या उसके पास जो डिबेंचर है तो वो डिबेंचर होल्डर कंपनी का बन जाएगा, या डिबेंचर को बेचकर मार्केट में वो पैसा वसूल कर सकता है। तो अब आता है, यदि कंपनी ऋण तथा ब्याज का भुगतान कर देती है, मान लेते अभी तक हमने बात की थी, कंपनी अगर ऋण पत्र और जो लोन है और उस पर इंटरेस्ट को पे नहीं करती है, तो अब हम देखते हैं कि अगर कंपनी भुगतान कर देती है तो कंपनी इन ऋण पत्रों को वापस ले लेती है, क्योंकि ये बैंक को इशू किए गए थे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कंपनी ने बैंक का लोन ही पे कर दिया तो कंपनी क्या करेगी, अपने वो जो डिबेंचर इशू किए गए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनको वापस ले लेगी। अब बात आती है इन ऋण पत्रों का लेखा करने की 2 विधियां होती है। इनको लिखने की 2 मेथड है। कौन कौन सी है? पहला मेथड है, पहले मेथड में क्या करती है कंपनी, केवल जो लोन लेने की एंट्री है वही करती है, इसके अलावा और एंट्री नहीं करती। इन ऋण पत्रों को द्वितीय प्रतिभूति के रूप में दी गई कोई प्रविष्टि नहीं बनाई जाती, यानी कि जो एज ए सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखा है, कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे कुछ डिबेंचर वगैरह रखे हैं, तो उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनी ये मानती है कि वास्तव में ऋण पत्रों का निर्गमन किया ही नहीं गया, इसलिए ये एंट्री नहीं करती, और इन्हें केवल जमानत के रूप में ही दिया गया है, एक्चुअल में तो नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रही है, तो इसलिए कंपनी इसकी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या एंट्री करती है? बैंक अकाउंट, कंपनी के पास आता है पैसा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आता है, इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी ऋण लेने की भी प्रविष्टि करती है, यानी कि एंट्री करती है, लोन लिया उसकी भी, और साथ के साथ जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिवेंचर इशू किए गए हैं उनकी भी कंपनी एंट्री करती है। यानी कि इसमें सेकंड मेथड में 2 एंट्री करेगी। फर्स्ट नंबर पे कंपनी एंट्री करेगी, लोन लेगी तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जो फर्स्ट मेथड में एक ही एंट्री की है, सेम लोन लेने की तो सेम ही एंट्री होगी। सेकंड, कंपनी ने क्या किया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर इशू की है, वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर है, कंपनी उसको इंटरेस्ट नहीं देगी, तो कंपनी इन डिबेंचर्स को क्या मानती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल देती है। तो ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में इशू करने पर कंपनी एंट्री करती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो कंपनी सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग 2 एंट्री करेगी, पहली लोन लेने की और दूसरी जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू किए गए हैं उनकी एंट्री करेगी। अब बात आती है कि ये जो डिबेंचर है, अब इनकी एंट्री कर दी तो इनको लिखा कहाँ जाएगा, हमने यहाँ क्या दिया है, डिबेंचर सस्पेंस लिखा है ना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब बात आती है कि इस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब लिखना तो पड़ेगा ही, इनको एज सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया है, तो कंपनी इनको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डिबेंचर के अंदर लिख देगी, क्योंकि डिबेंचर कहाँ लिखे जाते हैं,
लाइबिलिटी साइड में लिखे जाती हैं। जहाँ लाइबिलिटी साइड में मान लेते हैं पहले के 8 लाख के डिवेंचर है कंपनी के और 2 लाख के एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए गए हैं, तो टोटल डिवेंचर कितने हो जाएंगे, अब 10 लाख के हो जाएंगे। तो ये डिवेंचर सस्पेंस उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। अब बात आती है जब कंपनी लोन पे कर देती है, तो जब कंपनी बैंक ऋण का यानी कि बैंक लोन को पे कर देती है, तब ये जो जितनी एंट्री हमने की है ये क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे। जैसे बैंक लोन पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे, पे करने की एंट्री करोगे आप बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। जो यहाँ 2 लाख हमने ऐड किए थे वो ऑटोमेटिक बाद में लेस हो जाएंगे लोन पे करने के बाद में। तो इस तरह से जब कंपनी बैंक लोन पे कर देती है तो ये एंट्री अपोजिट उलट कर दी जाती है। अब बात आती है, अब हम देखते हैं एक इलिस्ट्रेशन करके देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर है 18। तो देखो, एक कंपनी हैड ₹8 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 को कंपनी के पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब है 8 लाख के डिबेंचर कंपनी के पास ऑलरेडी है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन फ्रॉम 2 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साल के दौरान कंपनी ने 2 लाख रुपए का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिवेंचर फॉर 3 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और कंपनी ने इस 2 लाख का लोन लेने के लिए बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 3 लाख के डिवेंचर इशू करके दी है। पास जर्नल एंट्री if any also show how the debentures and bank loan will appear in the company balance sheet as on 31st March 2012। यानी कि 2012 में कंपनी के अकाउंट में डिबेंचर को कैसे शो किया जाएगा। तो देखो, अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपनी के पास ऑलरेडी डिबेंचर कितने हैं, 8 लाख की है, ठीक है। ये क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी है और ये 2 लाख का लोन ले लिया कंपनी, तो ये भी और लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो टोटल परमानेंट यानी कि एक पक्की लाइबिलिटी कितनी होगी कंपनी के पास, 8 लाख पहले थी, 2 लाख अब होगी 10 लाख होगी, ठीक है। और डिबेंचर्स जो है कंपनी ने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 3 लाख के दिए हैं। एक बात आपको और भी ध्यान दिला दूं कि जब भी कोई बैंक लोन देता है, अगर वो 2 लाख का लोन देता है तो कोलेटरल सिक्योरिटी और प्राइमरी सिक्योरिटी जितना लोन देता है उससे ज़्यादा की लेता है। इसी एग्जांपल में हम देखें तो 2 लाख के डिवेंचर 2 लाख का लोन दिया कंपनी ने, बैंक ने कंपनी को 2 लाख का लोन दिया है और बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी ली है, 3 लाख रुपए डिवेंचर लिए हैं। तो हम इसको करके देखते हैं। तो देखो, कंपनी ने लोन कितने का लिया है, 2 लाख का। तो हम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 मेथड सीखे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लिया है कंपनी ने बैंक लोन, 2 लाख का लिया है, तो हम यहां दिखा देंगे। अब देखो, नरेशन के अंदर क्या लिखा जाएगा, नरेशन में जो आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी है वो जरूरी लिखना है। नरेशन लिखेंगे, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड ₹3 लाख डिवेंचर डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी ने क्या किया, एंट्री कर दी और जो इस लोन को लेने के लिए सिक्योरिटी रखी है
वो क्या थी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको किस में दिखा दिया, नरेशन के अंदर दिखा दिया। तो ये हमारा, अगर कंपनी फर्स्ट मेथड यूज करती है तो कंपनी ये एंट्री करेगी। अब बात आती है कि बैलेंस शीट के अंदर कंपनी कैसे दिखाएगी। तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, इसके बैलेंस शीट बनाते हैं हम, कंपनी बैलेंस शीट में कैसे एंट्री करेगी। ठीक है, तो ये हमारी होगी बैलेंस शीट, हम इसमें ले लेते हैं, ये हमारी होगी 31 मार्च 2012 की, और ये होगी 31 मार्च 2011 की। ठीक है, और ये हमारी क्या थी, लायबिलिटी साइड थी, लायबिलिटी साइड। अब देखो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, ये जो हमारी लायबिलिटी है ये कहाँ दिखाई जाएगी, क्योंकि ये जो लोन वगैरह लिया है ये सारी नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग के अंदर शो की जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि ये हमारी है कितनी। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, सेम ऊपर वाले जैसा ही बना लेते हैं, और इसको यहाँ लिख देंगे नोट टू अकाउंट, अकाउंट्स, या फिर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट, जिसमें हम अपना रफ काम करके ये फाइनल चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो मान लेते हैं आपने डिबेंचर कितने लिए हैं, अब यहाँ इसको छोड़ देते, एक एक कॉलम में कर लेते हैं। तो देखो 12% डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं। ठीक है, 12% डिबेंचर इशू किए हैं कंपनी ने, 12% डिबेंचर पहले दे रखे थे ना, इसमें 12% डिबेंचर कितने थे, 8 लाख के। इसके ब्रैकेट में आपको देना जरूरी है कि एडिशनल डिबेंचर ₹3 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये यहां इसके इनर कॉलम में लिखना जरूरी है। अब कंपनी ने और क्या इशू किया है, बैंक लोन, कितने का किया है कंपनी ने, 2 लाख का। अब इसके ब्रैकेट में ही भी लिखना जरूरी है क्या, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी, कितने की दी, डिबेंचर ₹, ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये 3 लाख के डिबेंचर जो है लोन के लिए, तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी आपकी, 10 लाख। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसमें बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारा रफ काम हमने ये निकाला है आपको समझाने के तौर पे। अब नॉन करंट लायबिलिटी में ये हमारी लायबिलिटी कौन सी थी, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी कितनी होगी, यहां हमने लिया 8 लाख। ठीक है, और यहां आप लिख भी सकते हो ये डिबेंचर और ये बैंक लोन, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां कर ली, पर आपको समझाने के लिए मैं दे दूंगी यहां पर। तो ये हो गया 10 लाख रुपए का कंपनी का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग इस तरह से हम एंट्री करेंगे और उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, वर्किंग नोट हम इस तरह से बनाएंगे। अब हम साथ के साथ कर लेते हैं सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी एंट्री करती है तो कैसे। तो हमारा सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी एंट्री करेगी, तो पहले तो वही एंट्री करेगी, फर्स्ट एंट्री होगी लोन लेने की। तो कंपनी ने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का कंपनी ने लोन ले लिया बैंक से। ठीक है, इसके अंदर नरेशन में हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखा है वो कुछ नहीं दिखाएंगे, इसकी अलग एंट्री कर देंगे। तो यहां लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे लोन
टेकन फ्रॉम बैंक। सिर्फ आप इतना दिखाओगे कि लोन आपने बैंक से लिया है। अब देखो सेकंड एंट्री क्या करोगे। सेकंड एंट्री में आपने इस लोन को लेने के लिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जो आपने रखे हैं डिवेंचर, उनको शो करोगे। तो एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कितने दिए हैं आपने डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के? 3 लाख के दिए हैं। तो हम इसको लिख देंगे। अब इसकी नरेशन में आपको लिखना है इशू ऑफ ₹3 लाख डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन ऑफ, कितने रुपीस का था? 2 लाख का। रुपीस 2 लाख किससे लिया था? फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, ये नरेशन लिख देंगे। अब आती है बात कि आप बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए हम परफॉर्मा बना लेते हैं और उसमें भी हम देखेंगे, ये हो गया हमारा प्रीवियस का और करंट ईयर का हो गया, और ये होगी हमारी लायबिलिटी साइड। और ये बैलेंस शीट कब की है? बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट इसको लिख देते हैं एज एट 31 मार्च 2012 की। ठीक है, ये हो गया 2012 का और ये होगी 2011 की 31 मार्च की। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी ये लिखने से पहले ये जो लायबिलिटी है ये कहाँ लिखी जाएगी? लायबिलिटी क्या है आपकी? नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, हम हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट हम बनाएंगे। वर्किंग नोट इस तरह से बनेगा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इसको वर्किंग नोट, या ये भी लिख सकते हो आप नोट टू अकाउंट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, पर ये करना जरूरी होता है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि इस सेकंड मेथड में हमने एंट्री 2 की है, एक तो लोन लेने से रिलेटेड और एक डिबेंचर की भी एंट्री की है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग आपकी कितनी होगी? 12% आपके डिबेंचर होगी। डिबेंचर कितने हो गए? 8 लाख तो पहले के थे। ठीक है, प्लस 3 लाख आपने एज ए सिक्योरिटी इशू कर दिए, तो टोटल कितने हो गए आपके? 11 लाख के। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? टोटल तो इतने हो गए आपके, बट इसमें से लेस करके दिखाएंगे हम। लेस जो डिबेंचर सस्पेंस होते हैं उन पर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो कंपनी क्या करती है, उनको एक बार तो टोटल में दिखा देती है और फिर उनको लेस करके दिखाती है। तो यहाँ कितना लिखेगी मेन कॉलम में? डिबेंचर आपके 8 लाख की। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कंपनी ने लोन कितना लिया है? बैंक लोन कंपनी ने लिया है 2 लाख का। ठीक है, इसके भी बीच में लिखोगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितने हैं सिक्योरिटी? ₹3 लाख डिबेंचर। ठीक है, तो ये टोटल आपकी कितनी होगी? लॉन्ग टर्म बोरोविंग होगी 10 लाख की। देखो थोड़ा डिफरेंस नजर आया आपको? जब फर्स्ट मेथड करते हैं तब हम केवल 8 लाख डिबेंचर दिखाते हैं, जब सेकंड मेथड करते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में पहले तो हम टोटल डिबेंचर जो सस्पेंस है उनको ऐड करते हैं,
फिर उनको लेस करके शो करते हैं। मेन कॉलम में कितने दिखाते हैं, 8 लेके दिखाते हैं, पर इनर कॉलम में ये दिखाना जरूरी होता है सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टोटल हमारी बोरोइंग कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। तो अब देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये हमारी फाइनल बैलेंस शीट है, इसमें हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैलेंस शीट तो वैसे ही बनेगी जैसे आपकी फर्स्ट मेथड में बनी थी, कुछ अलग नहीं बनेगा इसमें। अब देखो यहाँ 2011 में कितने थे, 8 लाख के डिवेंचर थे, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2011 में 8 की थी, 2012 में बढ़कर कितने की होगी, 10 की होगी। कैसे होगी, क्योंकि आपने 2 लाख रुपए लोन ले लिया है। तो इस तरह से ये हमारा जो पहला सम है वो हमारा कंप्लीट होता है।